ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपका पुनर्जागरण का प्रभाव। ये है आपकी टॉपिक है पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा उसको मैंने आपको बताया कि इसका साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, साहित्य, ठीक है, लिटरेचर पर। और 2-3 टॉपिक मैं पहले बता चुका हूँ, उसमें से एक है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रांसिस बेकन ने कहा कि किसी भी चीज को विश्वास करने का 3 चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? अनुभव, तर्क, प्रमाण। हाँ, उसके लिए अनुभव होना चाहिए, अनुभव। दूसरा होना चाहिए तर्क होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए? प्रमाण होना चाहिए। अनुभव, तर्क और प्रमाण। विश्वास का मतलब ये हो गया कि किसी भी चीज को, सपोज कि आप कहते हैं कि एक ऐसी चीज को विश्वास करना चाहते हैं जो कि आप जानते हैं कि सही है, गलत है, ठीक है ना। तो विश्वास का मतलब होता है किसी चीज को, विश्वास मतलब जो मानने का आधार क्या है, किसी चीज को, किसी भी चीज को मानने का आधार क्या है। तो मानने का आधार किसी चीज का 3 है। अनुभव, अनुभव का मतलब उस चीज को जाके खुद आप देख लीजिए। दूसरा है, सेकंड है कि तर्क, लॉजिक के माध्यम से, और तीसरा है प्रमाण। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रमाण। ये इनका बेकन का कहना है, ठीक है। किसी चीज के विश्वास के 3 आधार हैं, और तीनों को मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज की जो बिलीफ है, जो विश्वास है, कैसे उन चीजों को हम लोगों ने देखा। यूरोप का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ है। यूरोप की जो फॉर्मेशन हुई है वो एक दिन में नहीं है, उसको बनने में 200 साल 300 साल का लगा है। तो जो भी यूरोप के पास है, हम लोग क्या इतना कंपटीशन उसे कर ले तमाम चीज़ों के बारे में। तो टेक्निकली हमारी डेमोक्रेसी क्या है? एक नकल ही बस केवल उनकी। हमारी डेमोक्रेसी क्या है? नकल है, हाँ, और एक कलेक्शन है बस केवल, विश्व के सभी चीज़ों का कलेक्शन है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, संविधान किसी देश का होता है, वह उसकी जड़ें उसी देश में होनी चाहिए। और हमारे संविधान की जड़ें हमारे देश में है कि नहीं है? नहीं है। हमारे देश के संविधान की जड़ें हमारे देश में है नहीं। अंग्रेज जब आए तब से जड़ को माना जाता है, ठीक है। लेकिन जो अंग्रेजों ने भारत के लिए कानून बनाया वो शोषण पर आधारित था, एक्सप्लॉयटेशन पर आधारित था। वो भारत का शोषण करना चाहते थे, उसी ने कानून बनाया। तो अमेरिका का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान है, वो उनकी जमीन से पैदा हुआ है, और उन्होंने उन्हें अपने लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो बेकन का कहना था कि किसी चीज के 3 चीज आधार होते हैं, अनुभव, तर्क और प्रमाण। 3 चीज को मानने का आधार 3 चीज होना चाहिए, 2 चीज नहीं होनी चाहिए। अब अगले जो फिलोसफर है वहां के, मैकियावेली की जो किताब है प्रिंस, द प्रिंस, हाँ, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट किताब मानी जाती है। उन्होंने कहा कि राजनीति की कोई नैतिकता नहीं होती है, पॉलिटिक्स में कोई एथिक्स नहीं है, ठीक है। किसी की अपना अगर राजनीतिक लक्ष्य ये दिखाता है। अब यहाँ पर गांधी कहते हैं, गांधी क्या कहते हैं? गांधी कहते हैं कि नहीं, राजनीति में नैतिकता निश्चित रूप से होनी चाहिए। गांधी में अंतर है। चाणक्य भी कहते हैं कि राजनीति में नैतिकता का बहुत महत्व नहीं देते हैं। देश बड़ा, वो कहते हैं कंट्री बड़ी, देश बड़ा है, और देश अगर बड़ा है, बीच में अगर कोई व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसको समाप्त करने में या खत्म करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जब देश रहेगा तब लोग रहेंगे, तब यहाँ की कल्चर रहेगी, भाषा रहेगी, धर्म रहेगा, संस्कृत रहेगा। अब चाणक्य जो धारावाहिक उसको देखिए ना, एक बार देखना, चंद्र प्रकाश द्विवेदी का धारावाहिक है, बहुत लाजवाब है। तो कंट्री शब्द को जब सबसे पहले अगर किसी ने डिफाइन किया, राष्ट्र को, किसने किया? चाणक्य ने किया। माकियावेली तो मध्यकाल में हुआ। राष्ट्र के, वो लोग कहते हैं कि राष्ट्र के 4 अंग होते हैं, किसी राज्य स्टेट के 4 अंग होते हैं। आपको पता है होगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते होंगे। लेकिन चाणक्य कहते हैं कितने अंग हैं? 7 अंग होते हैं। ये दोनों में अंतर है। पूछा कि भी क्वेश्चन पूछा गया है, किसी भी राज्य के कितने अंग होते हैं? चाणक्य किताब में उसे कहा जाता है सप्तांग सिद्धांत। राज्य का सप्तांग सिद्धांत किसने दिया? अर्थशास्त्र में दिया हुआ है। किसी भी राज्य की फॉर्मेशन के लिए 4 एलिमेंट का होना जरूरी है, अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न जो उसके अनुसार, इंडियन थॉट के अनुसार 7 एलिमेंट होना जरूरी है, 7 चीज। तो ये दोनों का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। और अगला जो वो है, जो लिटरेचर है, फ्रांसिस बेकन हो गया।
इसके बाद मूर, सर थॉमस मूर का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है मूर। किसका कोई बता रहा था मूर की रचना का नाम क्या है? हाँ, यूटोपिया। इसको लिख लीजिएगा, ये पूछा गया है। सर थॉमस मूर, सर थॉमस मूर, इनकी किताब है यूटोपिया। यूटोपिया इसमें क्या चीज की है? इसमें इस चीज की, अच्छा ये किताब बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि ये 16वीं 17वीं शताब्दी की किताब है और इस किताब में जिस समय किताब लिखी गई थी वो अपने आप में क्रांतिकारी है। ऐसे समाज की कल्पना की गई है जिसमें कि जिसका आधार ही समाजवाद हो। ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा कि इस पुस्तक में ऐसे समाज की कल्पना की गई है जिसका आधार समाजवाद हो। ठीक है ना, दिस बुक in this book the visualization of a society where the everyone is equal। इस पुस्तक में ऐसे समाज की कल्पना की गई है जिसमें सब लोग समानता पर आधारित है। समानता यानी इक्वल है, सब लोग समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है, कल्पना की गई है। जैसे राम राज्य की कल्पना भारत के लिए एक आदर्श माना जाता है। ठीक है, उसी तरीके से यूटोपिया एक आधार है जो समाजवादी व्यवस्था है, उसके आधार पर इसको लिखने का। अगले हैं इरास्मस, द इरास्मस। अगला जो लेखक है जिनके ऊपर असर पड़ा उनका नाम है इरास्मस। इरास्मस ये लेखक हैं, इरास्मस। इरास्मस ने की किताब है प्रेज ऑफ फॉली। प्रेज ऑफ फॉली इनकी किताब है, इरास्मस की किताब है प्रेज ऑफ फॉली। इसमें मानवतावाद को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। ह्यूमनिज्म, मानवतावाद क्या है? ह्यूमनिज्म। इसमें मानवतावाद को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। ह्यूमनिज्म, मानवीय का मतलब ये है कि मानव से बड़ा कुछ भी नहीं है। जो है मानव, जैसे हम लोग बैठे हैं, हम लोग अपने महत्व, जब ईश्वर की हम स्थापना करते हैं, देवी देवताओं की स्थापना करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि नहीं एक देवी है, एक देवता है, एक ईश्वर है, इसका मतलब है कि हम अपने से बड़ी किसी सत्ता की कल्पना कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इरास्मस का कहना है कि नहीं, मानव से बड़ा इस संसार में कोई नहीं। और जो वेदांत है, वेदांत क्या कहता है? वेदांत क्या कहता है? वेदांत भी कहता है, अद्वैत की कल्पना करता है कि वो कहता है नॉन ड्युअलिटी ऑफ द गॉड विद द मैन, यानी ईश्वर के साथ में और जीव के साथ में कोई अभेद है, कोई डुअल नहीं, कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना, नॉन ड्युअलिटी ऑफ द मैन विद गॉड, यानी कोई ईश्वर और उसमें कोई भेद नहीं है। ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड द नॉन ड्युअलिटी ऑफ द गॉड। तो दिस फिलॉसफी इज कॉल्ड द नॉन ड्युअलिटी ऑफ द गॉड, कि ईश्वर और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और इरास्मस भी ये कहता है कि मानवतावाद की हम लोग स्थापना करते हैं, ह्यूमनिज्म। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वेदांत भी कहता है कि मानव से बड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, और वो एक शेर है ना, कौन सा शेर उर्दू में है? नहीं, ये तो उर्दू में नहीं, ये तो संस्कृत में अहम ब्रह्मास्मि की बात करता है। ठीक है ना, कि हाँ, कि कैसे खुदा कैसे जर रहा, समथिंग क्लिक नहीं कर रहा है हमको, है कि
जो खुदा से भी खुदी को अगर इतना बुलंद की, हाँ, खुदी को कर इतना बुलंद कि खुदा तुमसे पूछे रजा क्या है। रजा क्या मतलब, रजा का मतलब इच्छा क्या है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो खुदा को भी आदमी को बड़ा बता दे रहा है कि खुदा भी तुम आपसे पूछेगा कि तुम चाहते क्या हो। ठीक है, तो ये खुदा से भी आदमी को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। ये है जो कि इस्लाम के अनुसार वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है। इस्लाम ये कहता है कि जो मानव करता है, मानव की कुछ भी क्षमता नहीं, जो करता है वो ऊपर वाले के जो चाहता है वो करवाता है हमसे, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। जो हम करते हैं किसकी मर्जी से करते हैं, अल्लाह की मर्जी से करते हैं। हमारी कोई विल नहीं है, हमारी कोई इच्छा नहीं, नथिंग। जबकि अद्वैत फिलॉसफी कहती है कि नहीं, जो आप करते हैं वो स्वतंत्र है करने के लिए, आपके ऊपर किसी का इंप्रेशन नहीं है। ये है। तो इरास्मस कहता है कि ह्यूमनिज्म या मानवतावाद की स्थापना करता है। वो कहता है कि संसार में मानव से बड़ा कुछ भी नहीं, न तो कोई धार्मिक ग्रंथ है, न तो कोई देवी देवता है, न तो कोई ईश्वर है, न तो कोई धर्म है। ये है ह्यूमनिज्म की वो बात करता है इरास्मस। और इसका अपने आप में और एक अगली किताब है कि चाउसर की किताब है कैंटरबरी टेल्स। नाम सुना चाउसर की? चाउसर कोई इंग्लिश का बच्चा है इसमें है? चाउसर नाम ही पहली बार सुना है। नहीं, अभी जानना चाहिए। आप लोग आज सिविल के बच्चे हैं ना, इतना तो आपको समझना चाहिए। सिविल का जो तैयारी करने वाला ऑलराउंडर होता है, ये नहीं कह सकते कि हम नाम नहीं सुने। आपको फिजिक्स के भी बारे में जाना, केमिस्ट्री के बारे में, जूलॉजी के बारे में, हर चीज़ के बारे में जाना। ठीक है, ये है चाउसर का। बहुत इंग्लिश साहित्य में बहुत बड़ा नाम है चाउसर। ठीक है, चाउसर का है कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स एक्चुअली एक कैम्ब्रिज के एक हमारा मित्र था, हम लोग साथ ही में पीएचडी कर रहे थे, कैम्ब्रिज का स्टूडेंट था। तो वो उसने बताया कि जैसे कि अंग्रेजी जो जैसे ब्रिटेन हो गया ना, तो ब्रिटेन में सर एक करीब किताब जो लिखी गई है 1200-1300 ईस्वी की लिखी गई है ब्रिटेन में। ये किताब इंग्लिश की है, 12 to 13 सेंचुरी की किताब है। ठीक है ना, और इसका संबंध इंग्लिश से है, इंग्लिश की किताब है, या इंग्लिश का जो लिटरेचर है उससे जुड़ी हुई किताब है, अंग्रेजी साहित्य की। ये किताब कहाँ की है? ब्रिटेन की है, ब्रिटेन। चाउसर किताब कैंटरबरी टेल्स है, 12 to 13 सेंचुरी किताब है। इंग्लिश लिटरेचर इसका संबंध है, इंग्लिश अंग्रेजी साहित्य से संबंध इसका है। और ये किताब कहाँ की है? ब्रिटेन की किताब। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं ये बता रहा था कि किसी समय ब्रिटेन में, जैसे भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती, बहुत भाषाएं बोली जाती हैं, उसी तरीके से ब्रिटेन में भी किसी समय बहुत ज़्यादा भाषाएं बोली जाती थी। और उसमें अंग्रेजी जो बोली जाती थी कुछ एक ही एरिया में बोली जाती थी, सब एरिया में नहीं बोली जाती थी। तो कैम्ब्रिज का एक मेरा स्टूडेंट मित्र था, आया था मेरे साथ में, तो कहता था कि किसी समय जो वह जोरिक बोलता था, जोरिक ब्रिटेन की भाषा है जिससे क्षेत्रीय भाषा होती है। जैसे यहाँ पर गुजराती है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़, तमाम इतनी भाषाएं बोली जाती है। तो उसी तरीके से ब्रिटेन में भी बहुत भाषाएं बोली जाती थी। लेकिन 12वीं और 13वीं शताब्दी में वहाँ पर एक आंदोलन चलाया, तो इंग्लिश को पहली बार एक साहित्य के रूप में कंपाइल करने का श्रेय जाता है चाउसर को। यानी अंग्रेजी को कोडिफाई करने का। पहले जो इंग्लिश अनस्कैटर्ड होती थी, यानी कोई बहुत फिक्स ग्रामर नहीं होता था, उसके शब्द बड़े बिखरे हुए करते थे, ग्रीक और रोमन से प्रभावित हुआ करते थे। तो जो आज हम इंग्लिश देखते हैं ना, उस इंग्लिश को पहली बार सेट करने का श्रेय किसको जाता है? चाउसर को जाता है, जिसने कि बाकायदे लिखा। और अब जैसे कि आप उनको पढ़िए, शेक्सपियर को पढ़िए, शेक्सपियर की इंग्लिश थोड़ी पुरानी दिखती है आपको। शेक्सपियर को कोई पढ़ता ही नहीं पढ़ता इसमें। शेक्सपियर को पढ़े तो जो इंग्लिश थोड़ी पुरानी उनकी है, लिखने का तरीका, बोलने का तरीका एकदम अलग है। तो उससे भी पहले चाउसर हुए। तो चाउसर ने इंग्लिश ग्रामर और नियम को क्या किया? पहली बार उसने क्या किया? फिक्स किया। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के कितने लोग विद्यार्थी हैं? नहीं। हाँ, तो जब पहली बार व्याकरण को किसने, हिंदी ग्रामर को, व्याकरण को सबसे पहले किसने सही किया? पाणिनि। वो संस्कृत में चले गए बेटा, संस्कृत की बात हम नहीं कर। कामता प्रसाद गुरु को तो व्याकरण की किताब वहाँ है ना उनकी। सबसे पहले से गार्सा द तासी थी, है? और गार्सा द तासी थे, उसके बाद में
सैंगर जी आए थे और फिर मिश्र बंधु आए थे। नहीं देखो, पहले जो ये आपकी जो हिंदी थी ना, हिंदी लोग कहते हैं कि वो उर्दू से निकली हुई, इसके भाषा जो लैंग्वेजेस होती थी क्षेत्रीय भाषाओं का बहुत ज़्यादा असर था, लेकिन खड़ी भाषा के रूप में उसे ग्रामर के रूप में व्यवस्थित करने का जो श्रेय जाता है। जैसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र को पढ़िए आप, बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है। यूपी ही है। तो ग्रामर को उसी तरीके से ये काम जो है किया अंग्रेजी में चाउसर ने किया। अब जो ग्रामर में पाणिनि का नाम है उनका बहुत बड़ा नाम हो, तो संस्कृत के ग्रामर को उन्होंने फिक्स किया 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहली बार जो है कैसे लिखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, किसके बारे में क्या लगाना है नहीं लगाना है, वो सब जो। तो चाउसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखी। मैंने बताया कि इन्होंने पहली बार अंग्रेजी साहित्य को क्या कर दिया, फिक्स किया कि चीज़ें होती क्या है। इसके बाद अगला लेखक लिखेगा वॉल्टेयर। वॉल्टेयर वॉल्टेयर का बहुत बड़ा नाम है। इन सब चीजों को आपको बहुत जाना जरूरी, जब आप यस्से उससे लिखोगे ना, यस्से जब आप यस्से लिखोगे कभी मेंस में, तब इन चीजों की आपको जरूरत पड़ती है। इसमें जो मैथ्स में जो क्वालिफाइंग पेपर 2 होते हैं, एक हिंदी का होता है, एक इंग्लिश का ना, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं? टॉपिक का उसका कोई फिक्स एरिया नहीं है। ग्रामर का भी पोर्शन होता है, अनुवाद भी होता है, वो मतलब 300 नंबर के नहीं, जो 2 होते हैं वो कहे वो कंपलसरी होता है, उसमें फेल हो जाओगे तो फेल हो जाओगे, कॉपी आपकी नहीं जचेगी। क्वालिफाइड होते, तो मतलब उसमें जैसे ये मेजर टॉपिक कहाँ से आते हैं, बड़े बड़े? मैंने बताया कोई उसका फिक्स एरिया नहीं। हिंदी में हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछ लेता है कभी काल, ग्रामेटिकल चीज़ों को, अनुवाद है, पर्यायवाची शब्द है, साहित्यिक रचनाएं हैं, ये सब पूछ लेता है। हिंदी साहित्य में जो लड़का पढ़ा हुआ है तो उसको कुछ भी पढ़ने की जरूरत ज़्यादा नहीं। इंग्लिश भी जो थोड़ा मोड़ा है तो इंग्लिश में पहले तो वो अंग्रेजी में ही फेल हो जाते थे। जब अंग्रेजी में फेल हो जाएंगे तो आपकी कॉपी आगे नहीं जच जाएगी। उत्तर भारत के जो लड़के होते थे अंग्रेजी में ही फेल हो जाते थे। अब वो लोग कहते थे इनका लव लेटर आ गया। लव लेटर का मतलब पीला येलो कलर का लेटर आता था। जब अंग्रेजी में फेल हो जाओगे ना तो जो लेटर आपको आएगा वो अलग रंग का आता है। तो अब पहले सबसे पहले जो कॉपी जांची जाती है, इसी कॉपी जांची जाती है, कंपलसरी पेपर हिंदी और इंग्लिश की। तो हिंदी और इंग्लिश में फेल हो गए तो फिर आगे आपकी कॉपी आगे नहीं जांची जाएगी और आपके घर पर येलो लेटर लिख के आ जाता है। तो उसी को बहुत लोग बोलते हैं कि भाई उनका तो लव लेटर आया हुआ है। लव लेटर का मतलब हिंदी में फेल हो गए, ठीक है। तो लोग मजाक करते थे इलाहाबाद में हम लोगों से कि भाई वो फलनमा का तो लव लेटर आ गया। लव लेटर का मतलब है कि अंग्रेजी में ही फेल हो गया ये बंदा, मतलब बहुत कमजोर अंग्रेजी। और दक्षिण भारत के लड़के क्या है, वो हिंदी में फेल हो जाते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में कंपलसरी है, दोनों देना पड़ता है। ये नहीं कि चूज नहीं करना है, दोनों पेपर देना है। सपोज कि साउथ इंडिया का बच्चा आ गया, उत्तर भारत में आ गया, वो यहाँ हरदोई में डीएम बन गया, फिर कैसे होगा? इतनी हिंदी तो उसको आनी चाहिए ना, इसीलिए हिंदी कंपलसरी है। यहाँ का लड़का जब चलेगा साउथ इंडिया में, उसके लिए कंपलसरी इंग्लिश के सहारे होगा, तो इंग्लिश कंपलसरी है। समझ गए ना? ठीक है, तो इतने इंग्लिश लोग जान जाते हैं, इसके लिए किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ये तो ये है वॉल्टेयर के बारे में शॉर्ट में बता दें कैसे हैं, ठीक है? अभी तो शुरू किया, कितने में छुट्टी होती है भाई? 4:30। ठीक है। ये है वॉल्टेयर, ठीक है ना? वॉल्टेयर पे कैसे असर पड़ा? ही इज द फ्रेंच राइटर, ये फ्रांसीसी लेखक है वॉल्टेयर, ठीक है ना? ये क्या है? ये फ्रांसीसी लेखक है, ठीक है। और इनकी एक दो तीन किताबें मैं लिखा देता हूँ। एक है, देखिएगा, लेटर ऑन इंग्लिश है, इनका लेटर है, पहला है लेटर ऑन इंग्लिश, लेटर ऑन इंग्लिश। दूसरा है, सेकंड है ईडियस, ईडियस। लुई
लुई 14वें का युग, एज ऑफ द लुई 14, एज ऑफ लुई 14। ठीक है, ये 3-4 किताबें हैं। एक किताब और भी है इनकी, ट्रेटिस ऑन द, इतना लिख लीजिएगा। मैं लिखवाना नहीं चाह रहा था लेकिन आप लिख लीजिए। ट्रीटी ऑन द टॉलमेयर है, ट्रीटी ऑन टॉलमेयर, ठीक है। एक किताब, इतनी किताब लिखी है। और इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि जो उस समय राजा था, जो सामंतवादी व्यवस्था थी, जो पादरी हुआ करते थे, जो ईसाई हुआ करते थे, जो यानी जो 16वीं 17वीं शताब्दी की जो सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी, उन्होंने ट्रेडिशंस, उन परंपराओं के ऊपर उन्होंने अटैक किया। उन्होंने कहा कि सब फर्जी बातें हैं। मध्यकाल की जो परंपराएं थी, घटिया परंपराएं, ईसाई धर्म का वर्चस्व हुआ करता था, राजा के अपने अधिकार हुआ करते थे, जमींदारी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था, इस पर इन्होंने क्या किया, अटैक किया। इंग्लिश में कोई है क्या इसमें? है कोई है इंग्लिश में? फिर भी थोड़ी सी आप लोग इंग्लिश जान दीजिएगा, इंग्लिश जरूरी है, ठीक है ना, नहीं तो फिर आप लोगों का भी लव लेटर आ जाएगा कभी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इस पर अटैक किया, जो रूढ़िवादियाँ हैं, जो तमाम चीज़ें हैं, उन्होंने क्या किया, इस पर जो है अटैक किया। और एक बहुत बड़ी चीज़ है कि वेस्टर्न कंट्रीज में सिकंदर को महान माना जाता है। आपको पता होगा वेस्टर्न कंट्री के लिए सिकंदर क्या है, एक बहुत बड़ा रोल मॉडल की तरह से। तो वाल्टेयर ने ये कहा कि नहीं, सिकंदर महान नहीं है, न्यूटन महान है, क्योंकि बहुत बड़ा काम इसने किया। ये बड़ी चीज़ अपने आप में, तो इसको लिख लीजिएगा कि वाल्टेयर ने अपनी पुस्तक में कहा कि न्यूटन, सिकंदर नहीं महान है, बल्कि न्यूटन महान है। किस पुस्तक में? पुस्तक में नहीं, ऐसे अपने मतलब उन्होंने लिखा। अब इसके बाद रूसो के बारे में तो बहुत कुछ आप लोगों ने इतना जानते होंगे। अगला जो रेनेसा का जो असर पड़ा वो है रूसो, ठीक है ना, रूसो। और रूसो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पूरे जो सोशलिज्म का के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस व्यक्ति का है। और मॉडर्न जो वर्ड है, और मॉडर्न वर्ड को अगर किसी एक व्यक्ति ने सबसे अधिक प्रभावित किया है तो वो किसने किया है, रूसो ने किया है, रूसो, ठीक है ना। देखो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जैसे रूसो है, रूसो क्या है, थिंकर है, एक फिलॉसफर है। रूसो एक थिंकर भी है और फिलॉसफर भी है। अब इन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए, यूरोपीय देशों के सरकारों ने इसके विचारों को अपने शासन का हिस्सा बना लिया, यानी थ्योरी को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जो भारत के बड़े बड़े विचारक हैं, उनके विचारों को यहाँ की सरकारें स्वीकार नहीं करती। वेस्टर्न कंट्री में स्वीकार होता है, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यानी वेस्टर्न कंट्रीज का जो फिलॉसफर होता है, थिंकर्स होता है, उसके विचारों को वहाँ की सरकारें फॉलो करती हैं, इम्प्लीमेंट करती हैं, लोग उनके विचारों को लागू करती हैं। लेकिन यहाँ के जहाँ जितना बड़ा थिंकर हो जाए, कोई उसके विचारों का लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी कमी है हिंदुस्तान की। यह कोई राजनेता नहीं था रूसो, सिर्फ थिंकर था। कोई ऐसा और सोचा कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। वहाँ की सरकारों ने, वहाँ की जनता ने उसको दिल खोल करके उसका वेलकम किया। आप ये बताइए कि जो चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र है, दुनिया की वर्ल्ड हिस्ट्री की जो पॉलिटिकल साइंस की किताब है, उसकी एक माइलस्टोन मानी जाती है किताब, माइलस्टोन मानी जाती है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे क्या बोरो किया है, कुछ बोरो किया है, कुछ भी उधार लिया कि नहीं लिया उससे? हमको तो ना याद, कुछ नहीं आ रहा है। आपको कहीं मिले तो आप हमको बताइएगा कि सर नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ से लिया गया है, कुछ भी नहीं लिया हम लोग से। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि जिसके लिए हम रूल्ड होते हैं, जिसके ऊपर हमारे शासन और सत्ता का चलता है, वो हमारी परंपराओं की जड़ों में कुछ देखता ही नहीं है। हिंदुस्तान की 90% समस्या अगर है,
मैं फिर कॉन्स्टिट्यूशन का विरोधी नहीं हूँ, ध्यान रखिएगा, लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है तो बहुत कुछ छीन भी लिया है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ चीज़ों को छीन लिया है। अदरवाइज जो इंडिया के लोग हैं बहुत ऑनेस्ट है, मेहनती हैं, बहुत समस्याओं को कॉन्स्टिट्यूशन ने जन्म दिया। अभी जो जिसने मैं बताया जिसने आत्महत्या कर लिया, क्या नाम था उस लड़के का, जो कौन था ना, जिसने अपनी पत्नी के कारण आत्महत्या किया? हाँ, अब उसकी समस्या क्या है, उसकी समस्या क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल समस्या है कि नहीं? आप इसे खुल क्यों नहीं बोलते? ये संवैधानिक समस्या है कि हमारी जुडिशरी डंब हो जाती है, हमारा व्यवस्था डंब हो जाती है, पूरी व्यवस्था है, हम लोग करप्ट हो जाते हैं। इसको किसके ऊपर ब्लेम किया जाए? ये किसको कटघरे में खड़ा, तो क्यों ना हम संविधान को कटघरे में खड़ा करेंगे भाई? एक आदमी हत्या करता है और उसके सिद्ध आदमी देखता है कि 10 लोग ये आदमी हत्या किया और वो बरी छूट जाता है, तो ये संविधान की फॉल्ट है कि नहीं है? बिल्कुल फॉल्ट है। हमारी जो प्राचीन काल की न्याय व्यवस्था हुआ करती थी भारत की, वो बहुत ट्रांसपेरेंट हुआ करती थी, न उसमें वकील होते थे और बहुत कम समय में उसका निपटारा हो जाता था, आदमी परेशान नहीं होता था। तो हमने तो कुछ नहीं सीखा अपने संविधान, अपने पास्ट से, चाहे वो मुगल काल हो, चाहे सल्तनत काल हो, चाहे प्राचीन काल हो, हमारी न्यायिक व्यवस्था ऐसे कतई नहीं थी। ठीक है, तो सब कुछ बर्डन किसके ऊपर डाला गया? आम आदमी के ऊपर डाल दिया गया। हमारी न्यायिक व्यवस्था ट्रांसपेरेंट नहीं है, हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है भ्रष्टाचार से भरी हुई है, हमारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से नहीं किया जाता है। 1 लाख रुपए दिल्ली से चलता है तो जो पहुँचते हैं जो है 40,000 रुपये लोग खा जाते हैं, 60,000 रुपये भी नहीं पहुँच पाता है। ये भी तो संविधान के लिए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी तो संविधान को लेना पड़ेगा। अगर समानता का अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट अगर हमारा संविधान प्रदान करता है, जो कि बड़ी चीज़ अपने आप में है, तो कमियों के भी तो वही संविधान जिम्मेदार होगा। कमियों के लिए कौन जिम्मेदार होगा? कोई स्वर्ग से थोड़ी जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर लोग साइलेंट हो जाते हैं, बहस करी तो साइलेंट हो जाएंगे, नहीं क्या है? दीज आर द फॉल्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कि नेताओं ने बड़ी आसानी से लिपापोती करके कर देते हैं। ठीक है ना? तो रूसो का मैंने बताया कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान के लिए है, पूरे विश्व, हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व के लिए रूसो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। कौन सा, क्या लिखा है इसने? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या लिखा है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या है? बोलो सर, सामाजिक समझौतों की बात करता है। हाँ, क्या है इसमें? बताओ, तुम पढ़ रहे हो, इसमें क्या लिखा है? लोगों ने जो अपनी इच्छा के अनुसार एक सभा में लिखा हुआ है कि अपनी इच्छा के अनुसार शासन व्यवस्था एक व्यक्ति को सौंपना, ना कि कोई जो जबरदस्ती बिल पावर कहते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ये पहले मैंने आपको ये बताया कि जो राजा होता था, राजा को दैविक डिवाइन माना जाता था, वो ईश्वर की छाया है। ठीक है ना? और राजा कभी भी गलत नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं गलत हो सकता है क्योंकि वो ईश्वरीय है। ईश्वर कभी गलत नहीं कर सकता है। आप भले भी आप गलत दिख रहा, लेकिन गलत नहीं ईश्वर है। लेकिन इन्होंने कहा, यही बात मानी जाती थी यूरोपीय देशों में भी, जो इंडिया में था वही यूरोपीय देशों में माना जाता। लेकिन रूसो ने कहा कि नहीं, जो राजा की उत्पत्ति होती है एक सामाजिक समझौते के अनुसार होती है। हम और आप मिल करके राजा को इसलिए अपॉइंट करते हैं क्योंकि हमारी शासन व्यवस्था, हमारी जो योजनाएं हैं आसानी से उसको लागू किया जा सके, किसी भी प्रकार का समाज में अवरोध या क्लैश न हो, टकराव न हो। तो टकराव करने के लिए हम लोग किसी अपने व्यक्ति में से किसी एक राजा को अपॉइंट कर देते हैं। राजा जो हमारे लिए काम करता है उसके बदले में हम लोग उसको बाकायदे अपने कर के रूप में उसको सैलरी देते हैं। बहुत सीधी सी बात है। और जब तक हम अच्छा काम करेगा तब तक राजा रहेगा, अच्छा काम नहीं करेगा तो उसको हटा करके दूसरे व्यक्ति को हम क्या करेंगे, उस पद पर बैठा। तो इनके कहने का मतलब राजा कोई दैविक चीज़ नहीं है, डिवाइन प्रॉपर्टी राजा नहीं। तो राजा की उत्पत्ति होती सामाजिक समझौते के अनुसार, उसकी उत्पत्ति होती। तो डिविनिटी के सिद्धांत को इन्होंने क्या कर दिया, खारिज कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है ना? एक किताब इनकी है द एमिली।
The discourse on science and art. The discourse on science and art. The discourse on science. Discourse का मतलब वार्तालाप होता है, विमर्श, विचार विमर्श. The discourse on science and art. रूसो का एक बहुत ही खतरनाक, या खतरनाक तो नहीं कह सकते हैं, बहुत अच्छा कोटेशन है. इनका ये कहना है कि किसी व्यक्ति के पास इतना धन नहीं होना चाहिए कि वह दूसरे व्यक्ति को खरीद ले. लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी व्यक्ति के पास उतना धन नहीं होना चाहिए कि वह दूसरे व्यक्ति को खरीद ले. ठीक है, किसी व्यक्ति के पास उतना धन नहीं होना चाहिए जिससे वह दूसरे को क्या करे, खरीद ले. और किसी के व्यक्ति के पास इतना कम धन भी नहीं होना चाहिए कि वह अपने को बेच दे. किसी व्यक्ति के पास उतना धन नहीं होना चाहिए कि वह क्या करे, दूसरे को खरीद ले. और इतना कम धन भी नहीं होना चाहिए कि वह अपने को बेच दे. ठीक है, ये सब बहुत अच्छा कोटेशन है कि किसी भी व्यक्ति के पास इतना धन नहीं होना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को खरीद ले, और इतना कम धन भी नहीं किसी व्यक्ति के पास होना चाहिए कि वह अपने को बेच दे. ये समाजवाद की जब रूस में जब क्रांति होती है 1917 में, तो उन लोगों ने जिस व्यवस्था को जन्म दिया उसमें यही किया गया कि आप अगर प्राइमरी में आप अध्यापक हैं तब भी आपको उतनी ही सैलरी मिलेगी अगर किसी विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर हैं. आपको पता ही नहीं पता है, रूस में यही नियम था कि अगर आप प्राइमरी में अध्यापक हैं तब भी आपको उतनी ही सैलरी मिलेगी अगर आप किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं. आपकी सैलरी में कोई अंतर नहीं. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जितनी व्यवस्था, जितना खाने पीने रहने के लिए आपका खर्चा होगा उतना प्रोफेसर का भी खर्चा होगा. यह समाजवाद का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको भी रहने के लिए घर चाहिए, कपड़े चाहिए और खाना चाहिए. इसमें आप फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं. तो वह व्यक्ति चाहे प्राइमरी अध्यापक में काम करे या प्राइमरी का अध्यापक है तो वह भी देश का निर्माण कर रहा है, बहुत बड़ा नई जनरेशन को ब्रीड कर रहा है. और जो प्रोफेसर है वह भी वही काम कर रहा है. तो दोनों के काम सिर्फ छोटे और बड़े हैं, लेकिन उनके महत्व को आप कम नहीं कर सकते हैं, बल्कि प्राइमरी का अध्यापक उसका बड़ा उत्तरदायित्व है. इसीलिए वहाँ पर सैलरी में यूनिफॉर्मिटी है, किसी प्रकार का कोई उन्हें अंतर करने का प्रयास नहीं किया. ये रूस में लागू किया गया. ठीक है, लेकिन अब वो व्यवस्था लागू नहीं है. हाँ, अब नहीं है. अब उन्होंने, पहले चाइना में था ना कि चाइना में भी ये व्यवस्था लागू थी. हाँ, चाइना का थोड़ा सा अलग पैटर्न था, लेकिन चाइना में भी वहाँ बदलाव हो गया. चाइना में BMW कार पूरे चाइना में किसी के पास नहीं होती थी. आज से 25-30 साल पहले पूरे चाइना में किसी के पास नहीं होती. महंगी कारें होती ही नहीं थी. वहाँ गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती थी, आपको कार की जरूरत नहीं है. अब क्या किया उन्होंने, जब से लिबरलाइजेशन किया, उदारीकरण, तो बड़े बड़े लोग वहाँ पर हो गए. और लोगों के पास अपने हेलीकॉप्टर और फिर जहाज हैं, वो अलग बात हो गई. क्योंकि देश जो समाजवाद से जो है चला गया पूंजीपति की तरफ से. इंडियन सोसाइटी हुई है, जैसे इंडिया सोसाइटी बनती वैसे चाइना और रूस की भी सोसाइटी क्या हो गई, पूरी तरीके से बदल गई. हालांकि वो अपने को आज भी समाजवादी, इससे हम भी समाजवादी कहते हैं. समाजवाद तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है. ठीक है ना. लेकिन समाजवाद की आड़ में जो पूंजीवाद का खेल हो रहा है वो अपने आप में चौंकाने वाला है. अब ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे संविधान में समाजवाद के तत्वों की चर्चा करिए. ये मेंस के क्वेश्चन है सब, कि पूरी व्यवस्था तो हमारी पूंजीपति अडानी, अंबानी और तमाम की तरफ जा रहा है. अब समाजवादी हम लोग कैसे हैं? समाजवादी ऐसे हैं
क्योंकि जो हमारी योजनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं में जो वंचित वर्ग है, वंचित वर्ग शब्द का जब मैं प्रयोग कर रहा हूँ तो महिला, स्त्रियों के बारे में, दलितों के बारे में, या कोई भी वंचित वर्ग हो, चाहे वो अपर क्लास का हो, उनके अधिकारों की जब हमारा संविधान बात करेगा, समानता की बात करेगा, इक्वलिटी की बात करेगा, तब वो समाजवाद पर ही जोर देगा। क्योंकि समाजवाद का यही पैमाना है। समाजवाद में समानता का अधिकार, सबको इक्वल होंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। तो हम लोग पूंजीवादी होते हुए भी जो हमारी इकोनॉमी किसकी तरफ आगे बढ़ रही है? पूंजीवाद की तरफ। लेकिन हमारी आत्मा कहाँ अटकी पड़ी है? समाजवाद में। क्योंकि हम लोग आज भी गरीब को जो है फ्री घर बना के दे रहे हैं, टॉयलेट बना के दे रहे हैं, उनको गैस की व्यवस्था कर रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं। ये सब किसको? फिर गरीबों को जो वो वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, महिलाओं को मिल रही है, ये किस पर फोकस है? ये समाजवाद का लक्षण है। और यहाँ हमारी इकोनॉमी फ्री है। कल के आप जो है कोई नया स्टार्टअप लेके आ जाते हैं और शायद आपके पास 100 करोड़ रुपए हो जाए। नया स्टार्टअप अगर आपने कोई लॉन्च कर दिया, जो कि बहुत महत्वाकांक्षी कोई स्टार्टअप हो, शायद आज 1 रुपये भी नहीं है और शायद आज से 20 साल के बाद आप 500 करोड़ के मालिक हो जाएं। आज से 20 साल पहले यह भारत में ऑप्शन नहीं था। जो पैसे वाला जो पूंजीपति होता था वो खानदानी होता था, ठीक है। आज से 30-40 साल पहले हरदोई में अगर पता करोगे तो पता चलता कि भाई फलाने सुंघनी साहू हैं, फलाने ये जो है सेठ हैं, फलाने ये जमींदार हैं, हाँ वही में जो भी है, तो वो खानदानी पैसे होते थे। और ये मालूम होता था कि भाई हरदोई में 10-20 लोग हैं, बस यही पैसे वाले हैं, और ये कहता था कि यही लोग आगे होंगे। लेकिन अब क्या है? अब 10 साल के बाद शायद जितने पैसे वाले हैं सबको कोई लड़का आगे ओवरटेक कर सकता है, वो 10,000 करोड़ का मालिक हो सकता है। आप उठा के स्टार्टअप देखिए ना, तो पहले टाटा, बिरला और डालमिया यही कुछ लोग होते थे भारत के उद्योगपति। अब क्या है? ऐसे ऐसे लोग आते हैं। जैसे आप अडानी को उठा लीजिए, अडानी का पूरी लाइफ जीवनी है 20 साल, 25 साल, 30 साल टोटल। अडानी का जो पूरा जीवन है वो कितना पुराना होगा? 30 साल पुराना होगा बस। और 30 साल में आज विश्व के जाने माने उद्योगपति माने जाते हैं। ये है, तो यह एक बदलाव उद्योगपतियों का एक चेंज हमको देखने को मिलता है, ठीक है ना। और अंत में कांट का नाम सुना किसी ने? कांट क्या करें? कांट का जो मतलब है विचारक, उसमें जियो में ना ड्रिफ्ट थ्योरी या वयपराध कल्पना ना, इसकी रचना पर लिख लिए, इसको लिखेगा क्रिटिक्यू ऑफ द प्योरिज्म, क्रिटिक्यू ऑफ द प्योरिज्म, CRITIQUE ऑफ प्योरिज्म, क्रिटिक्यू ऑफ द प्योरिज्म। दूसरा है प्रैक्टिकल रिज्म, प्रैक्टिकल रिज्म। और तीसरा है जजमेंट, जजमेंट। ये 3 की किताबें हैं। और क्रिटिक्यू ऑफ प्योरिज्म, दूसरा है प्रैक्टिकल रिज्म और तीसरा है जजमेंट। कंटेम्परेरी वर्ल्ड, कंटेम्परेरी वर्ल्ड का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? समकालीन विश्व। समकालीन विश्व की कहानी कब शुरू होती है? मॉडर्न एज, ठीक है, मॉडर्न एज। जो वेस्टर्न कंट्री का सबसे बड़ा कोई अगर फिलासफर पैदा हुआ, सबसे बड़ा, वो हुआ कांट। कांट जो है आधुनिक काल का पश्चिमी देशों का सबसे बड़ा दार्शनिक माना जाता है। लिख लीजिए कि पश्चिमी देशों का कांट सबसे बड़ा दार्शनिक माना जाता है। इससे बड़ा कोई फिलासफर पैदा नहीं हुआ। और ये जो किताबें इसकी हैं वह ये प्योर फिलॉसफी की किताबें हैं, क्रिटिक्यू ऑफ प्योरिज्म। और यह 3 किताबों को लिख करके यह हमेशा के लिए संसार में अमर हो गया बंदा। ये जो 3 किताबें लिख करके यह हमेशा के लिए अमर हो गया। मतलब यह इतनी महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है
अपने आप में वेस्टर्न कंट्रीज में। आप जब पढ़ोगे, आप एथिक्स का जब चौथा पेपर पढ़ोगे ना, उसमें बिना कांट के पूरा आप नहीं कर सकते। जियो में जो मतलब अर्थ के ओरिजिन मतलब पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में जो मतलब इन्होंने बताया है, वो सभी वैज्ञानिक थोड़ी ना विचार। किसके बारे में? जैसे एक बिग बैंग थ्योरी है, जॉर्ज लेवेंथियन। नहीं, वो सब डील ही नहीं करते हैं। ये फिलॉसफी के टोटल है, उसमें बिग बैंग थ्योरी साइंस से इसका कोई लेना देना नहीं। आप दूसरा कुछ समझ रहे हो? नहीं, वो चीज नहीं है पूछे, मतलब उसमें भी जैसे जो ये लोग रखे गए हैं, हालांकि वैज्ञानिकों को रखना चाहिए ना, पर उसमें जो विद्वान या विचारक लिखा है ना, मतलब ऐसी परिकल्पना उन्होंने ऐसे मतलब थिंकिंग की है, तो वो भी वैज्ञानिक कोई सर्टिफाइड विचारक है, तो उन्होंने उसका नाम यहाँ डाल दिया। ये चीजें अच्छा, इसमें अब मैं इनका रोल बताऊंगा कि कांट इतने बड़े क्यों हैं। वेस्टर्न फिलासफर में जो सबसे बड़ा कोई अगर फिलासफर पैदा हुआ वो है कांट। तो अब यहाँ दो शब्दों को बहुत समझना है। कांट को समझाना, जितने फिलासफर वेस्टर्न के हैं, कांट को समझाना, जो कांट को बहुत कम लोग जानने वाले हैं, यानी कांट को समझाना एक बहुत बड़ा एक विषय माना जाता है। जो कांट को समझा दे वो बड़ी चीज़ अपने आप में। देखिए, मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि अब इन्होंने ज्ञान को परिभाषित किया है कि ज्ञान होता क्या है, नॉलेज क्या होता है, ठीक है ना। तो इन्होंने ज्ञान को परिभाषा देने का किया है। ज्ञान कैसे, जो नॉलेज हमारे पास है वो कैसे होता है। तो वेस्टर्न कंट्रीज में दो परंपराएं हैं। एक परंपरा का कहना है कि हमको जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो इंद्रियों से प्राप्त होता है। 5 इंद्रियां हमारी हैं, आँख, नाक, कान, स्पर्श करके, ये है हमारे, यह इंद्रियों का ज्ञान है। यानी हमारे पास जो भी ज्ञान इकट्ठा है, जो भी हमारे पास, आपके पास है, किसी के पास, किसी मानव के पास जो भी ज्ञान है वो कैसे प्राप्त इकट्ठा हुआ है? इंद्रियों के द्वारा, ठीक है। और एक विचारधारा कहती है कि नहीं, इंद्रियों के द्वारा नहीं, सारा ज्ञान हमारे अंदर पहले से ही संग्रहित है। इसे बुद्धि कहते हैं वो लोग, सब कुछ संग्रहित है। अब ये कहता है कि फिर हमको ज्ञान कैसे होता है जब पहले से ही संग्रहित है। तो इनका कहना है कि जो बाह्य चीजें हैं अंदर के ज्ञान को जागृत कर देती हैं केवल। जैसे ये कुर्सी है, ये कुर्सी वास्तव में है तो बाहर, लेकिन इसका अगर सेंसेशन या इसका प्रतिरूप या इसका शेप अगर हमारे माइंड में नहीं है तो कुर्सी चाहे लाख हो, लेकिन कुर्सी हमको दिखाई नहीं पड़ेगी। यानी कुर्सी का बाहर भी अस्तित्व होना जरूरी है और आपके मस्तिष्क के अंदर भी होना जरूरी है, तभी फीलिंग होगी, नहीं तो फीलिंग नहीं होगी। तो जितने भी, इनका कहना है कि संसार की जितनी भी चीजें हैं उसका सूक्ष्म रूप हमारे मस्तिष्क में पहले से ही क्या है, विद्यमान है। जैसे ही उस चीज को हम लोग देखते हैं, उस विषय का जो रूप होता है वह क्या हो जाता है, जागृत हो जाता है, तब हम उसकी फीलिंग करते हैं। अगर इसका रूप नहीं होगा तो हमको उसका अनुभव नहीं होगा। अब एक बुद्धिवाद एक को बुद्धिवाद कहता है, एक अनुभववाद कहा जाता है। हाब्स, लॉक, रूसो किस परंपरा के लोग आते हैं? अनुभववादी की बुद्धिवादी हैं? अब अच्छा, एक परंपरा का मानना है कि जो ज्ञान है हमारे पास वो अपनी इंद्रियों के द्वारा है। एक कहता है कि हमारा एक ज्ञान बुद्धि के द्वारा होता है। अब कांट का क्या रोल है? कांट का कहना है कि हमारे ज्ञान के लिए दोनों चीजें जिम्मेदार होती हैं। बच्चे का जो मस्तिष्क जब पैदा होता है तो उसको संसार का कोई भी ज्ञान नहीं होता है, नथिंग। उसका माइंड कैसा होता है, एक कोरे कागज की तरह से होता है, ठीक है। वह अनुभव भी करता है। तो इनका, कांट का कहना है कि हमारे ज्ञान के लिए दोनों चीज़ों का होना जरूरी है। जैसे कोई बाह्य चीज़ का जब हम अनुभव करते हैं तो उस अनुभव, जब उसको मैंने कर लिया तो हमारा मन जो होता है, जो माइंड होता है, उसको एनालाइज करता है। अब उसको जब एनालाइज करके फिर उसको एक बॉक्स में डाल देगा, ठीक है। जैसे कि मैंने किसी अननोन आदमी को देखा, आपने देख लिया और देखते देखते आप उसके माइंड में अपने को फिक्स कर लेते हैं कि ये बंदा ऐसा होगा वैसा होगा। फिर आपको क्लिक करता, अरे ये बंदा हमारे गांव का ही है। देखा आपने अभी, लेकिन उसकी एनालिसिस आपके दिमाग में क्या होती है, चलती रहती है। यानी किसी भी ज्ञान के लिए दो चीज़ का होना जरूरी है। एक है इंद्रियों के द्वारा उसका देखा जाना और बुद्धि के द्वारा उसकी क्या होना, एनालिसिस करना, ठीक है।
अब किसी भी चीज़ को आपको वो चीज़ों को भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता है। अगर आप भूल गए तो इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि ने उसको एनालाइज नहीं किया। अगर आपने एनालाइज कर लिया, वो आपका ज्ञान हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। पिक्टोग्राफी मेमोरी में मतलब सेव हो जाता है। हाँ, वही चीज़ है। तो कांट का एक कंट्रीब्यूशन है कि जो नॉलेज है, नॉलेज में दोनों चीज़ों का कंट्रीब्यूशन है। एक है फिजिकल एक्सपीरियंस, अनुभववादी से कहा जाता है, दूसरा है मस्तिष्क। दोनों का होना जरूरी, तभी हमको किसी चीज़ की ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जो भी ज्ञान हमारा होता है वह होता है कैसा, वह सापेक्षिक ज्ञान होता है। सापेक्षिक का मतलब रिलेटिव होता है। रिलेटिव का मतलब नहीं, जितना भी ज्ञान हमको इंद्रियों से प्राप्त होता है वह ज्ञान सापेक्षिक होता है। सापेक्षिक का मतलब शायद जो है इस कुर्सी के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जो हमारे ज्ञान का जो मूल्यांकन इस कुर्सी के बारे में शायद बदल जाए। तो ज्ञान हमेशा जो है चेंजेबल होता है। आज कुछ दूसरा है, कल दूसरा हो जाएगा, परसों दूसरा हो जाएगा, तीसरा 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। पहले एक एग्जांपल मैं देता हूँ। पहले जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आज से 20 साल पहले हमारे पास नॉलेज था, कितना था, कम था। फिर 10 साल के बाद इसके बारे में हमारा ज्ञान और भी बढ़ गया। शायद आज से 20 साल के बाद जब आप लोग हमारी उम्र में पहुँचेंगे या मैं नहीं ऊपर चला जाऊँगा, तब आपका हर विषय के बारे में ज्ञान क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से बदल जाएगा। पुरानी किताब को उठा के देखिए, 20 साल पहले की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की किताब को आपको बकवास दिखाई पड़ेगी। क्या फालतू बात लिखा है। तो ज्ञान हमेशा क्या होता है, सापेक्षिक होता है, अल्टीमेट नहीं होता है। ज्ञान क्या है, अल्टीमेट नहीं है। लेकिन ईश्वरीय ज्ञान को माना जाता है हमारे शास्त्रों में कि ईश्वरीय का ज्ञान क्या होता है, अल्टीमेट होता है। ठीक है। तो इन्होंने कहना है कि हाँ, मगर उसमें भी कोई मतलब पुनर्जन्म के संस्कार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा आपने देखा होगा, कोई बच्चे हैं वो सभी के पास चले जाते हैं ना, हाँ, कोई नहीं जाता, कोई मतलब बहुत जैसे रोता है ना, कोई मतलब हंसते रहते हैं इस तरीके से। और कुछ मतलब कलाएं होती जो गॉड गिफ्टेड होती है ना, जैसे कुछ बचपन से ही आपने देखा होगा ऑलराउंडर टाइप के होते हैं, और कुछ मतलब बउआ टाइप के ना। अगर वो सेम है तो फिर सेम होना चाहिए। जैसे हीरो कंपनी की गाड़ी है, सभी एक जैसी माइलेज देती है ना, मगर ये चीज मतलब ह्यूमन के लागू। अब इसमें जो दो फिलॉसफी है। इसमें जो वेस्टर्न फिलॉसफी ये कहती है कि सब कुछ फोकस पे अंतर करता है। व्यक्ति की जो संभावनाएं हर व्यक्ति के अंदर होती, क्षमताएं होती हैं, सोचने समझने की क्षमताएं जो होती हैं। अगर आदमी मानसिक विकलांग नहीं है तो सब कुछ जो है आदमी इक्वल होता है। सब कुछ उसके फोकस यानी उस पर काम करने के ऊपर डिपेंड करता है। कितना आप काम करते हैं, कितना उस पर मेहनत करते हैं, कि क्या करते हैं, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, मगर सर जी हमने देखा कि कोई नया काम हो, ठीक है, वो हमने भी ना किया हो और मतलब किसी ने ना किया हो, मगर उसी में अगर दोनों को इन्वॉल्व करो तो एक अच्छे तरीके से कर लेगा और एक नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो कोई भी खेल है, फुटबॉल या कोई हो, और दोनों ने ना खेला हो और दोनों को ले जाओ, एक बहुत कायदे करेगा, वो नहीं दूसरा। आप ये कहने का मतलब है कि सबको बराबर करना चाहिए, नेचर बराबर करना चाहिए। अब ये क्षमताओं में अंतर क्यों हो जाता है? अंतर मैंने बताया ना कि अच्छा अंतर जो बहुत नेचुरल होता है, हर आदमी के फोकस में कमी होती है। अब कहो कि सचिन तेंदुलकर जैसा दूसरा कोई क्यों व्यक्ति पैदा नहीं हो जाता है? सचिन तेंदुलकर जैसा कोई दूसरा व्यक्ति क्यों? जो वेस्टर्न साइकोलॉजी कहती है कि सब कुछ अभ्यास पर डिपेंड करता है, मेहनत पर डिपेंड करता है। शायद जो बच्चा जल्दी क्विक कर रहा है वो ज़्यादा फोकस हो, जो फोकस नहीं कर रहा है उसके साथ घर पे खाना नहीं मिला हो, आज उसके माँ ने जो उसको डंडे से पीट के भगा दिया हो, ये भी हो सकता है। साइकोलॉजी के हिसाब से सोचिए, शायद वो घर पे जो है 10 थप्पड़ मार के लात मार के आया हो, घर पे माँ बाप में झगड़ा होती हो, तो जब झगड़ा होती होगी, मार खा के आया, खाना नहीं खाया होगा, तो जो जिस काम को वो करेगा ज़्यादा फोकस होगा कि जो खाना खा कर जिसको उसकी माँ ने प्यार से भेजा है। दोनों में अंतर होता है कि नहीं? तो नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए साइकोलॉजी का ये मानना है कि इन चीज़ों को आपको भी देखना जरूरी है। बच्चा कितना मोटिवेटेड है किसी काम को करने के लिए, उस पर भी डिपेंड करता है कि मोटिवेशन कितना है, फोकस कितना है, अभ्यास कितना आपके पास है। ठीक है ना, यह सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। आप साइकोलॉजी का कहना है कि जो क्षमताएं मानव की हैं, अगर मानव विकलांग नहीं है
तो सब में समान रूप से क्षमता विद्यमान है। अब आप अपनी क्षमताओं के साथ में कितना फोकस होकर के या कितना सेंटर्ड होकर काम करते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस फोकस सेंटर्ड होने में बहुत सी बाधाएं आती हैं। जब आप पढ़ने बैठिए तो उसमें क्या होता है, पढ़ने बैठेंगे तो आपका दिमाग गांव में भाग जाएगा, हरदोई में भाग जाएगा, रसगुल्ले वाली दुकान में चला जाएगा, मित्रों के साथ में चला जाएगा। सोचिए, एक बार प्रयोग करके देखिए अपने मस्तिष्क के साथ। कभी माइंड और बॉडी के साथ में एक्सपेरिमेंट करिए ना, 1 घंटे के लिए सिर्फ बैठ जाइए कि मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। अब अपने माइंड को पढ़ने का प्रयास करिए, आप अपने को अलग कर लीजिए, माइंड को पढ़िए कि माइंड आपका कहाँ कहाँ भाग रहा है। तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ आप 24 घंटा में घूमे हैं वहाँ पहले सबसे पहले जाएगा, घूमेगा। और आधे घंटे के बाद फिर आपके बैकबोन में दर्द होगी, इधर पेन होगी, उधर, थोड़ा आराम कर लेते हैं यार, थोड़ा सा लेट लेते, फिर आधे घंटे के बाद पढ़ेंगे। कितना डाइवर्जन आता है, आप सोचिए, एक काम में 1000 डाइवर्जन आपके साथ में आएंगे। तब तक आपको चाय का टाइम हो गया, चाय बना के ला, डाइवर्ट हुए कि नहीं हुए आप? 1000 डाइवर्जन होता है किसी काम को करने के लिए, आप तब समझिए। लेकिन जब विल पावर तगड़ी होगी, कुछ भी नहीं है, आपके बगल से ट्रेन गुजर जाएगी, आप कुछ नहीं, यही फोकस है। स्वामी विवेकानंद को पढ़ा नहीं है आपने? हाँ, विवेकानंद को पढ़िए ना। विवेकानंद की एक बार वो बैठे थे किसी सामने, पूरा मेला गुजर गया, मेला उनके सामने पूरा मेला गुजर गया, वो वहीं बैठे हैं, उनको पता नहीं, पूछा कि कहाँ कि कैसा मेला, उनको पता ही नहीं। तो देखो, अब थोड़ा फिलॉसफी तरफ मैं नहीं जाना चाहता हूँ। टेक्निकली आपको लगता है कि आपकी आंखें देखती हैं, आपकी आंखें देखती हैं? नहीं, आपकी आंखें नहीं देखती हैं। आंखें अगर देखती ना तो मतलब कि बहुत लोगों के आंख तो होती है लेकिन उनका जो है न्यूरो सिस्टम खराब हो जाता है। आंखें तो बड़ी बड़ी हैं लेकिन न्यूरो सिस्टम खराब हो गया तो नहीं देख पाती। इसका मतलब देखने के लिए न्यूरो सिस्टम यानी मस्तिष्क का होना भी जरूरी है, रेटिना का होना भी जरूरी है। लेकिन आप सोचिए, आदमी जब मर जाता है आपका मस्तिष्क भी वही रहता है, रेटिना भी वही रहता है, शरीर भी होता है, फिर भी आप नहीं देख सकते हैं। कहने का मतलब है आपके देखने के पीछे कोई ऐसा एलिमेंट जिम्मेदार है जो आँख के लिए भी जिम्मेदार है और आपके मस्तिष्क के लिए भी जिम्मेदार है। अब यहाँ एक अलग फिलॉसफी पैदा हो जाती है, यानी देखने के पीछे जो व्यक्ति देख रहा है वो आँखों से अलग है, वो आपके मस्तिष्क से अलग है, वो आपके शरीर से भी अलग है। जो देख रहा है, सुन रहा है, हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ, इसके पीछे कोई दूसरा एलिमेंट जिम्मेदार है। आप सुन रहे हैं, आप भी शरीर में आप अलग हैं, तो सब कुछ एकदम चीज़ें एकदम फिलॉसफी में चली जाती है, अलग हो जाती है। ठीक है ना? मैं आत्मा मत मानिए, लेकिन कुछ तो ऐसा एलिमेंट तो है ना। सब कुछ आपकी बॉडी यही रह जाती है लेकिन आप बॉडी सब बेकार, आपका मस्तिष्क भी वही रहता है, हार्ट भी रहता है, माइंड भी रहता है, आंखें भी रहती है, लेकिन ना तो आप देख सकते हैं ना तो आप सुन सकते हैं, सब कुछ बेकार हो जाता है। यानी समथिंग एलिमेंट कुछ न कुछ आपकी बॉडी के साथ में अटैच है जो सभी एक्टिविटीज़ के लिए क्या है, जिम्मेदार है, जो कि उसके पीछे करवाता है काम सारी चीज़ों। ठीक है ना? तो आपकी बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है केवल, और जैसे मशीन चलाने वाला गायब, सब कुछ चीज़ें क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं, एकदम फुल ब्रेक लग जाता है गाड़ी। जैसे पेट्रोल गाड़ी खत्म हो जाता है, गाड़ी खड़ी हो जाती है, सेम चीज़। अच्छा चलिए, अब कला पर प्रभाव देख लेते हैं। बहुत तेज पढ़ाते, थोड़ा पीछे कोर्स हमारा पीछे बहुत जा रहा है, अब तेज थोड़ा पढ़ाएंगे। कला पर प्रभाव, ठीक है ना? कला पर प्रभाव कैसे पड़ता है? कांट के बारे में पढ़ाऊंगा, एथिक्स का आपको पढ़ाना पड़ेगा, तो एथिक्स को हम को पढ़ाना है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कांट सबसे बड़ा फिलोसफर है वेस्टर्न कंट्रीज का, और इससे बड़ा कोई फिलोसफर पैदा नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। कांट, हाँ, और कांट कहा जाता है कि भारतीय दर्शन से प्रभावित था, इंडियन फिलोसफी से बहुत ज़्यादा प्रभावित, अद्वैत जो फिलोसफी उससे प्रभावित है। ये जर्मनी का रहने वाला था, लिख लीजिएगा, जर्मनी का रहने वाला था कांट। कांट जर्मनी का रहने वाला था। अब लिखिएगा कला पर प्रभाव, यानी पुनर्जागरण का कला पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसने बताया इनको, सलीम को, कि मैं यहाँ पढ़ा, किसी ने उसको बताया? कैसे इसको पता? देख लिया, कहाँ देखे हम? अरे तो मुँह को मैं ढक आता हूँ यार, वो इसीलिए ढक जाता हूँ। पड़ोस वाले रूम में, अच्छा बगल वाले, अरे तब तो आवाज़ से ही पहचान लिया वो।
वो तो आवाज़ से ही पहचान गया। कोई ना सर। अरे नहीं, वो यहाँ टीचर है ना, वो अच्छा नहीं लगता है। सर आप भी तो टीचर हैं? आप भी तो सर टीचर अब आप उनसे बड़े हैं। अब नहीं, बड़े होने की बात नहीं है, उसको पढ़ाया, वो हमारा स्टूडेंट रहा है, लेकिन उसकी मतलब तो अच्छा नहीं लगेगा जो है थोड़ा सा, और कोई बात नहीं। कला पर प्रभाव, ठीक है ना। तो जो कला है, इसका कला पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन आर्ट, कला पर प्रभाव। तो जो कला हुआ करती थी पहले, इसके पहले जो कला हुआ करती थी वेस्टर्न कंट्रीज की आर्ट, कला के मतलब, कला की क्या परिभाषा देंगे? कला, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ द आर्ट? कला क्या है? कला के तो साहित्य कला हो गई और एक स्थापत्य कला हो गई। कला की परिभाषा बताइए। कला की बहुत बड़ी परिभाषा है ना, है? कला क्या है? चित्र के माध्यम से कोई चित्र ही नहीं है, किसी भी माध्यम से। कला का मतलब चित्रों से ही मत जोड़िए। कला का मतलब किसी भी प्रकार का निर्माण, किसी भी प्रकार का निर्माण जो मानव मस्तिष्क करता है। कला का संबंध किससे है? मानव से। पहली बात, कला का संबंध किससे है? मानव से। और कला का निर्माण मानव स्वेच्छा से करता है या अपनी इच्छा से करता है। यानी जिस चीज़ का निर्माण आदमी यानी डेलिबरेटली चाहे कि हम यह बनाना चाहते हैं, तो वह वहाँ पर कला इन्वॉल्व है। और आपने उसी चीज़ को बना दिया, बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, उस चीज़ में एक सौंदर्य दिखाई देना चाहिए, ब्यूटी दिखाई देनी चाहिए। किसी भी चीज़ का आपने निर्माण किया है, चाहे वो चित्र हो, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में है या किसी रूप में है, वो चीज़ का जो निर्माण किया है उसमें एक सौंदर्य दिखना चाहिए, ब्यूटी देख करके लगे। अब सौंदर्य क्या है, ठीक है, अब वो अलग परिभाषा। ब्यूटी क्या है? उसमें सौंदर्य दिखना चाहिए और उसकी एक मीनिंग निकलनी चाहिए, उसकी एक मीनिंग निकलनी चाहिए। तुम्हारे कितने एलिमेंट बताए? पहला है कला का संबंध किससे है? मानव से। दूसरा मैंने बताया कला का निर्माण मानव जानबूझ कर करता है, यानी स्वेच्छा से करता है। 2 हो गया। तीसरा, जो चीज़ का आपने निर्माण किया है उसमें एक सौंदर्य निकलना चाहिए, ब्यूटी होनी चाहिए। और चौथा और लास्ट में है कि उसकी एक परिभाषा होनी चाहिए। आपने बना दिया, उसको आप डिफाइन कर दें कि हमने ये बनाया है। इतने एलिमेंट कला के होते हैं। और सपोज कि आप जो है किसी व्हाइट बोर्ड पर ऐसे 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 जो स्याही छिड़क रहे हैं और स्याही छिड़कने में एक अच्छा सा पेड़ बन गया, तो आपने कहा देखिए क्या मैंने पेड़ बना दिया, तो कला माना जाएगा? नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा। तो सर आप तो ऐसे ऐसे फेंक रहे थे, बन का हो गया। तो कला हमेशा, जो आदमी डेलिबरेटली पेड़ को बनाने में, अगर आप कहते मैं पेड़ बनाने जा रहा हूँ और ऐसे ऐसे करके आपने पेड़ बना दिया, तब तो कला मानी जाएगी। नियोजित ढंग से पहले से ही आप मिट्टी से आपको मानव की मूर्ति बनाना है। अब मिट्टी से मानव की मूर्ति यानी किसी व्यक्ति की मूर्ति बनाना है, बनाते बनाते सुंदर स्त्री की मूर्ति बन गई, और भी अच्छा है। कला नहीं माना जाएगा। अच्छा तो है लेकिन कला उसे नहीं माना, क्योंकि बनाना कुछ चाह रहे थे दूसरा और बन गया दूसरा। तो कला के लिए, बनाने के लिए उस चीज की इमेज पहले से आपके मस्तिष्क में विद्यमान होनी चाहिए। हम यही बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना, तब इसे कला कहा जाएगा। अच्छा, अब कला का जो कंट्रीब्यूशन क्या है, उसमें सबसे पहला जो नाम है लियोनार्डो डा विंसी, ठीक है ना, लियोनार्डो डा विंसी। ये बहुत बड़े चित्रकार थे लियोनार्डो डा विंसी। ये इनका संबंध कहाँ से था? इटली से था। किससे? इटली से। ये क्या थे? यह चित्रकार भी थे और मूर्तिकार थे। मूर्तिकार यानी चित्रकला में भी इनका योगदान था और मूर्तिकला में भी इनका योगदान था। इनकी रचना क्या है? द लास्ट सफर। द लास्ट सफर, इसमें क्या है? द लास्ट सफर, बोलो, इतना जानना चाहिए। पेंटिंग
हाँ पेंटिंग इसमें लास्ट सफर है। ये पेंटिंग में क्या बनाया है? एक वर्ड है कि हंसते हुए की प्रतिमा दिखाई, हंसते हुए प्रतिमा दिखाई गई है। लास्ट सफर में ईसा मसीह मेडोना हाँ, शायद मेडोना। ईसा मसीह को जब जहर दिया जाता है तो उसके पहले जो उनका अंतिम भोजन है, लास्ट सफर, ठीक है ना। सफर का मतलब होता है अंतिम भोजन, लास्ट सफर का मतलब अंतिम भोजन। NCERT में सब कुछ। हाँ बकायदे फोटो बना कर देखे होंगे आप। तो वो लास्ट सफर में ईसा मसीह की मृत्यु के पहले का अंतिम भोजन है, इसको लिख लीजिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी जो रचना है वो है मोनालिसा, ठीक है। मोनालिसा की कृति। हाँ मोनालिसा ये सर्वकालिक रचना मानी जाती है मोनालिसा। मोनालिसा के बारे में आज भी बहुत चर्चा होती है। लोग समझ नहीं पाते कि मोनालिसा का मतलब चित्र कैसे बनाया गया, कैसे बनाया गया। जो चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है वो समय की जो मध्यकालीन पे हंस रही है। अगला है वर्जिन ऑफ रॉक्स, तीसरा है वर्जिन ऑफ रॉक्स। वर्जिन ऑफ रॉक्स, वर्जिन ऑफ रॉक्स। इसके बाद अगला है माइकल एंजिलो। अगला है माइकल एंजिलो, माइकल एंजिलो अगला चित्रकार है। ये भी मूर्ति कला और चित्रकला, ये दोनों का, यह मूर्ति कला तथा चित्रकला दोनों का भी ये विद्वान थे। इनका जो चित्र है वो है लास्ट जजमेंट। इनका है लास्ट जजमेंट। द लास्ट जजमेंट, माइकल एंजिलो का द लास्ट जजमेंट। इसके बाद अगले चित्रकार थे राफेल। अगले चित्रकार थे माइकल एंजिलो के बाद राफेल। हाँ राफेल आप तो कुछ जानते हैं ये, लेकिन ये सब बड़े काम हैं अपने आप में, जिनको आपको जानना पड़ेगा। इनका है मैडोना। मैडोना, मैडोना कौन थे? अरे मैडोना डांसर की बात नहीं हो रही है, हैं? मैडोना बोलो, मैडोना, हु वाज द मैडोना? चित्र है मैडोना। हु वाज द मैडोना? देख नेट पर देखिएगा आप लोग, अभी नहीं मत देखिए, बाद में देखिएगा, ठीक है। ये टॉपिक खत्म होती है, पढ़ाएंगे तो बहुत दिन लग जाएगा, लेकिन बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अभी बहुत कुछ ऐसे मूर्ति कला भी अभी है, स्थापत्य कला भी है, सब पर असर पड़ा। लिख लीजिएगा कि चित्रकला के अलावा मूर्ति कला और स्थापत्य कला पर भी इसका पुनर्जागरण का असर पड़ा। चित्रकला के अलावा मूर्ति कला और स्थापत्य कला पर भी पुनर्जागरण का असर पड़ा। स्थापत्य कला का क्या है? स्थापत्य कला का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? स्थापत्य, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने। स्थापत्य में सब कुछ आ जाएगा, जो चर्चेज हैं, जो महल हैं, जो घर हैं, जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम सब स्थापत्य में आ जाता है। स्थापत्य का मतलब जो भी निर्माण किया जाए उसे स्थापत्य किया जाए। अब पुनर्जागरण का जो असर पड़ा वह स्थापत्य पर भी असर पड़ा। पहले जो चर्च बनाए जाते थे वो गोथिक शैली के बनाए जाते थे, गोथिक शैली के। गोथिक शैली का मतलब हो गया ऐसे एकदम नुकीले आकार के, ऐसे बनते थे, ऐसे नुकीला। चर्च देखा ना, एकदम वैसे ताड़ के पेड़ की तरफ से ऊंची ऊंची। अब पुनर्जागरण में क्या हो गया, इस पर कम फोकस दिया जा रहा है। अब इसके फैलाव की तरफ ध्यान दिया गया, ऐसे इसको इतना ऊंचा नहीं बना करके छोटा बनाया जाने लगा, इसमें एक्सपेंशन पर ध्यान दिया। ये है, ये दोनों में चेंज हो गया। कौन सी कला थी? गोथिक शैली, गोथिक शैली,
पहले की जो शैली थी ना, इसे गोथिक स्टाइल कहा जाता है। गोथिक शैली, गोथिक स्टाइल पहले था, बाद में इसे बदल दिया गया। जो मध्यकाल की जो चीज वो है, मध्यकाल की स्थापत्य कला जो है वो थी गोथिक शैली। बाद में इसे बदल करके इस पर प्रभाव पड़ा, इसे एक्सपैंड कर दिया गया, फैला करके जो बनाया जाने लगा। ठीक है ना। अब उसी प्रकार से मूर्ति कला के भी बारे में, मूर्ति कला जो पहले बनाई जाती थी, ईसा मसीह की मूर्तियों को बनाना, देवी देवताओं की मूर्ति को, अब लेकिन उस पर जो इसको चेंज कर दिया गया, उसे मानवीय बनाया गया। मैंने बताया पुनर्जागरण की जो सबसे बड़ी विशेषता है, उसे मानवीय बना दिया गया। तो मूर्तियों को मानवीय बनाया गया, उसमें दैवत्व तो नहीं डाला गया, बल्कि मानवीय बना दिया गया। ये लिख लीजिएगा कि पुनर्जागरण काल में मूर्तिकला को मानवीय रूप दिया गया। ठीक है ना। हाँ, कि पुनर्जागरण काल की मूर्तिकला को मानवीय रूप दे दिया गया, ह्यूमनिज्म टच दे दिया गया। अब अगले टॉपिक डालिए, नेशन स्टेट। नेशन स्टेट के बारे में मैं 2 टॉपिक खत्म इसमें पढ़ाऊंगा। ये हालांकि पिछली बार खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ये चूंकि वर्ल्ड हिस्ट्री है ना, थोड़ी सी आप लोगों को एकदम नया कंटेंट है, नया विषय है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ रहा हूँ। अब बाकी जब थोड़ी सी फाउंडेशन मजबूत हो जाएगी, मैं तेज पढ़ा दूंगा, क्योंकि सब कुछ नया है आपके लिए एकदम से। इंडियन हिस्ट्री थोड़ी सी भी आप लिंक करते हो अपने से, समझ में आती है कि नाम थोड़ी सी आपको सिमिलर मिलता है। 1-2 बार आप इंडियन हिस्ट्री को पढ़ भी चुके हैं किसी न किसी रूप में, तो थोड़ा उसको समझाना रहता है, ईजी हो जाता है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री टोटली एकदम नई आपके लिए, थोड़ा सा इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको बहुत आसान से पढ़ा रहा हूँ। बाकी आप चीज़ों को जब लिंक हो जाएगा फिर तेज पढ़ाने में कोई दिक्कत हमको नहीं है। ठीक है ना। लेकिन ये जानना, चूंकि ये निश्चित रूप से यूरोपियन हिस्ट्री है, लेकिन इसमें जो इंडियन चीज़ों ने, जो भारत में जो हम जिस व्यवस्था को हम लोगों ने लागू किया है भारत में, उसमें इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन। अब इसमें 2 टॉपिक मैं पढ़ाना हमको है। एक है पहला कि नेशन स्टेट क्या है। पहला है नेशन स्टेट क्या है। नेशन स्टेट क्या है? इसे कहा जाता है राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य क्या है? ये पहली टॉपिक हो गई। दूसरा है राष्ट्र राज्य के कारण। ठीक है ना। किन कारणों से नेशन स्टेट की उत्पत्ति होती है? ठीक है ना। रीजन बिहाइंड द नेशन स्टेट। तीसरा है salient features of नेशन स्टेट, यानी नेशन स्टेट की महत्वपूर्ण विशेषताएं। ठीक है ना। नेशन स्टेट की महत्वपूर्ण विशेषताएं। और चौथी पॉइंट में है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और दूसरी टॉपिक है इटली का एकीकरण। इतनी टॉपिक है। इटली का यूनिफिकेशन ऑफ इटली। नेशन स्टेट क्या है और यानी राष्ट्र राज्य क्या है, इसे कहा जाता है व्हाट इज द नेशन स्टेट। तीसरा है रीजन बिहाइंड द नेशन स्टेट, यानी नेशन स्टेट की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है ना। यानी नेशन स्टेट की उत्पत्ति कैसे होती है।
नेशन स्टेट की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे होती है। तीसरा है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द नेशन स्टेट। नेशन स्टेट की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, ये इतनी टॉपिक एक मॉड्यूल में मतलब है टोटल, ठीक है। अब इसमें पहली टॉपिक क्या है आपका, व्हाट इज द नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य क्या है। अब दो इकाइयों की चर्चा की जाती है। अब राष्ट्र और राज्य में अंतर बताओ, राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है। भारत क्या राष्ट्र है कि राज्य है कि नहीं है, राष्ट्र भी है, दोनों है। भारत एक राष्ट्र भी है और राज्य भी है। तो राज्य की विशेषता क्या है और राष्ट्र की विशेषता क्या है। राष्ट्र में भाषा एक इतिहास, समान इतिहास होना चाहिए है, राष्ट्र की भाषा है। और जो राज्य होता है उसमें 4 एलिमेंट होते हैं, एक निश्चित भूभाग, जनसंख्या, देखो बहुत आसान भाषा में आपको समझा दे रहा हूँ, कभी जीवन में भूलेगा नहीं, ठीक है ना, दूसरे को भी बताइएगा। राज्य जो स्टेट होता है, स्टेट एक संवैधानिक इकाई है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसके सर्टेन एलिमेंट जो आप बता रहे हो, ठीक है ना। स्टेट क्या है, यह एक संवैधानिक व्यवस्था है, यह एक संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक इकाई है, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट है और इसके कुछ निश्चित तत्व हैं, इसको भी याद लिखिएगा, इसके कुछ निश्चित तत्व हैं, ठीक है ना, इसके कुछ निश्चित तत्व हैं। इसके कुछ निश्चित सर्टेन एलिमेंट हैं। और नेशन क्या होता है, नेशन एक कल्चरल एंटिटी है, कल्चरल, यह कॉन्स्टिट्यूशनल है और यह क्या है, कल्चरल है। कल्चरल का मतलब हमारी बोली, भाषा, तहजीब, उठना बैठना, फिलॉसफी, लिटरेचर, सब कुछ किसमें आएगा, नेशन में आएगा। दोनों को मिला करके ही एक बॉडी बनी हुई है, यह एक कल्चरल एंटिटी है। यह एक सांस्कृतिक इकाई है, यह एक कल्चरल एंटिटी है। यह एक क्या है, कल्चरल। अब बताइए कि जिसमें अंग्रेजों का शासन था भारत हमारे ऊपर, तो हम लोग कल्चरल इकाई तो थे, यानी हम लोग नेशन तो थे, लेकिन स्टेट नहीं। तो कोई भी देश जो पराधीन होता है वह नेशन तो हो सकता है लेकिन स्टेट नहीं हो सकता है। स्टेट के लिए 4 एलिमेंट का होना जरूरी, आपको पता है। उसमें से 4 एलिमेंट कौन कौन से तुम बताओ। हाँ, एक होता है एरिया, यानी ज्योग्राफिकल एरिया, एक भौगोलिक क्षेत्र, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। दूसरा है जनसंख्या, दूसरा है जनसंख्या। तीसरा है और एक और सरकार हो गई, और चौथा है संप्रभुता। तो हम लोग अब देखिए, अंग्रेजों के काल के समय ये 3 चीजों तो थी, भौगोलिक क्षेत्र भी था हमारे पास, जनसंख्या भी थी और सरकार भी थी, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता किसकी थी, अंग्रेजों की थी, इसीलिए कोई भी देश संप्रभु होने की। अब इसमें से चाणक्य ने 3 एलिमेंट को सप्त सिद्धांत, अब इसमें से 3 चीजों को उन्होंने और भी जोड़ दिया, 3 चीजों को और भी जोड़ा। क्या क्या जोड़ा था, कंपैरेटिव पढ़ो ना, कंपैरेटिव पढ़ो, यही तो मजा है इसमें, पॉलिटिकल साइंस में और इसमें यही मजा है। कंपैरेटिव पढ़ेगा तभी ज्ञान का आपका वर्धन होगा। हाँ, मित्र भी जोड़ा था, शत्रु भी जोड़ा था। मित्र जोड़ा था और खजाना, ट्रेजरी, और एक जो होता
दुर्ग, किला, मित्र जो हो गया, खजाना हो गया यानी ट्रेजरी, और तीसरा दुर्ग। अब कितने हो गए? 7 हो गए। अब यह हो गया जो चाणक्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया है। अब ये हो गया, ये लोग 4 ही मानते हैं। हम चाणक्य संप्रभुता की बात करते हैं, राजा की बात करता है ना। हाँ, लेकिन राजा राजतंत्र की बात करता है, लेकिन यहाँ पे राजतंत्र की बात नहीं करता, पश्चिम व्यवस्था। नहीं, मेरी बात, उस समय ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था। भारत में तो वैशाली में डेमोक्रेसी हुआ करती थी। जो वैशाली दुनिया में जो प्राचीनतम डेमोक्रेसी का साक्ष्य कहाँ पे है? विश्व की जो प्राचीनतम डेमोक्रेसी का साक्ष्य वो वैशाली में पाया गया, वैशाली बिहार में। ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ द डेमोक्रेसी महात्मा बुद्ध के समय वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम हुआ करता था। महात्मा बुद्ध वैशाली के संथागार में जाते थे। संथागार उनका पार्लियामेंट होता था, उनको संथागार कहा गया है। और वहाँ पर वो लोग कोई भी जो फैसला लेते थे वो बाई वोटिंग सिस्टम लेते थे। वहाँ पर बकायदे मतदान कराया जाता था। वह मतदान व्यवस्था जैसे आज होती है वही व्यवस्था। 2 प्रकार की मतदान व्यवस्था होती थी। एक गुप्त मतदान होता था और जैसे आज होता है, और एक था ओपन मतदान। दोनों मतदान, गुप्त मतदान और ओपन, यह आज भी चलता है भारत में। जैसे मान लिया कोई वोटिंग करवाना है तो भाई ठीक है, बता दीजिए आप लोग कौन इधर कौन उधर, ये भी व्यवस्था है। लेकिन संप्रभुता वो राजा पे नहीं होगी ना उस समय, जो राजतंत्र और डेमोक्रेसी। वैशाली, मेरी बात सुनो, वैशाली की जो डेमोक्रेसी थी उसमें उनके पास नहीं थी, जनता के पास थी। जनता राजा का चुनाव करता था, और जब भी राजा अलोकप्रिय होता था उसे हटा के दूसरे लोगों को बैठा दिया जाता था। तो कहाँ राजा में संप्रभुता चली गई? जनता तो आज भी हम लोग प्रधानमंत्री को नहीं करते हैं, संप्रभुता ट्रांसफर करते हैं ना कि भाई आप हमारे अधिकारों का प्रयोग करिए, हम आपको ऑथराइज वोटिंग के द्वारा करते हैं। तो जो वो थी वहाँ की जनता के पास संप्रभुता थी, वो सिस्टम था। लेकिन जो हेरिडेटरल हो गया वो तो एकदम व्यवस्था अलग हो गई ना। हेरिडेटरल तो उसी के पास हो गया, वो मरा तो उसका बेटा हो गया, फिर उसके बाद बेटा हो गया, फिर उसके बाद बेटा हो गया, है ना। उसी को तो चैलेंज किया गया ना। तो नेशन स्टेट में मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताया कि नेशन स्टेट क्या है, ठीक है ना। तो इंडिया इज ए नेशन स्टेट, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें होती है नेशन स्टेट में? अभी नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट की उत्पत्ति होती है वो होती कहाँ पे? यूरोप में इसकी उत्पत्ति होती है। सबसे पहले कहाँ होती है? लिख लीजिएगा कि नेशन स्टेट की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ पे होती है? इसकी उत्पत्ति यूरोपीय देशों में होती है। मैं आपको कंपैरेटिव बताऊंगा तो आपको हर चीज समझ में आ जाए कि नेशन स्टेट की परिभाषा क्या होती है। जैसे कि मध्यकाल में जो यूरोपीय समाज हुआ करता था, मध्यकाल में जो यूरोपीय समाज था, जब वहां पर पुनर्जागरण हुआ तो लोगों ने किसको खारिज कर दिया? राज्य में किसको खारिज किया? जब पुनर्जागरण हुआ यूरोप में, तो पुनर्जागरण में जो उन्होंने सबसे पहले चैलेंज किसको किया? चर्च को किया। यानी जब नेशन स्टेट का वहां पर जन्म हुआ तो यानी धार्मिक अधिकारों को उन्होंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो जो रिलीजियस राइट था, जो रिलीजियस राइट्स था, तो इन्होंने कहा कि ये धर्म, कोई भी जब राज्य बनेगा तो उसका कोई राज्य का धर्म नहीं होगा। यानी तो कोई भी जो राज्य बनेगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। यह पहली विशेषता महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उन लोगों ने चर्च को चैलेंज किया सबसे पहले कि चर्च को हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। तो जो नेशन की वहां उत्पत्ति होती है उन्होंने रिलीजन को किनारे कर दिया, कहा कि धर्म अपना काम करे, हम अपना काम करें। शासन व्यवस्था चलाने में धर्म का कोई रोल नहीं है, इसमें धर्म क्या जरूरत है? तो उन लोगों ने रिलीजन को राज्य से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया। यानी राज्य अलग है और धर्म अलग है। तो राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं, यानी कोई रिलेशन नहीं। सर यहाँ पे अगर मैकियावेली और कौटिल्य की कंपैरेटिव किया जाए तो क्या होगा? अब कौटिल्य तो भाई धर्म पर जोड़ देते हैं, तो मैकियावेली यहाँ पे ये राष्ट्र राज्य की अवधारणा देता है। हाँ, वो कहते हैं कि उससे कोई मतलब नहीं है। कर देता है, बिल्कुल बिल्कुल करता है, लेकिन कौटिल्य बनाए रखना चाहता है। हाँ, लेकिन कौटिल्य का धर्म अलग है ना। अब मैं बताऊँ तो पूरी टॉपिक अलग हो जाएगी। कौटिल्य का धर्म अलग है। कौटिल्य फिजिकल पर बहुत जोर देता है। आप वो कहता है कि देश की जो सबसे ज्यादा की ताकत होती है वो अर्थ होता है। वो ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति है।
कौटिल्य ने कहा कि जो राज्य की ताकत क्या होती है, अर्थ होती है, शक्ति होती है, पावर जो उसके खजाने में छिपी है। इसीलिए उसने अर्थ पर बहुत जोर दिया कि पहला वो व्यक्ति था कौटिल्य जो कहता है कि किसी देश का जो गड़ी हुई संपदा होती है, खाने होती हैं, उस पर उस राज्य का अधिकार होता है, लोगों का अधिकार नहीं होता है। यानी अगर जमीन के नीचे कोई खजाना निकल गया तो जिसके खेत में खजाना निकला उसका अधिकार नहीं है, किसका अधिकार है, राज्य का अधिकार। आज भी यही नियम है, आपके घर में अगर सोने का घड़ा निकल गया तो आपके घर में से निकला है, लेकिन ये सूचना जैसे पुलिस के बगल लीक आउट हो गया तो खजाना क्या हो जाएगा, ट्रेजरी में जमा हो जाएगा, आपके पास कोई अधिकार नहीं। इसीलिए लोग खजाना जब निकलता है तो बहुत चोरी से लोग भागते हैं लेकर के, इसीलिए हाँ इसीलिए भागते हैं, क्योंकि जैसे डीएम को पता चल जाए तो टाइमिंग होती है, इतने साल पुराना होगा तो तुम्हारा अधिकार नहीं हाल का है, कतई नहीं। खजाना अगर आप गाड़े हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, तो आप, लेकिन खजाना के अगर अमाउंट ज्यादा है तो कतई आपका कोई अधिकार नहीं। ये बकायदा साफ साफ लिखा है कि जमीन के नीचे गड़ी हुई संपदा राज्य की संपदा होगी, साफ साफ लिखा है, ठीक है। तो राज्य का कोई धर्म नहीं है, यह जो है यूरोप में लोगों ने फील किया, क्योंकि धर्म ने यूरोपीय देश को बहुत चौपट कर दिया, लोगों को सारे अधिकार को धर्म छीन लिया। लोगों ने कहा कि जो बाइबिल है वही अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन की किताब मान लिया है, तो बाइबिल को कॉन्स्टिट्यूशन किताब, बाइबिल में जो लिखा कोई उसको ओवरटेक नहीं करता। इसीलिए लोगों के धर्म के नाम पर यूरोप में लाखों लोगों को हत्या कर दी गई, कम से कम कई लाख लोगों को धर्म के नाम पर मार दिया गया। तो लोगों का यह मानना था कि धर्म एक अलग विषय है और राज्य एक अलग विषय है। तो पहली विशेषता नेशन स्टेट की है, कोई भी अगर नेशन स्टेट होगा तो उस स्टेट का रिलीजन जो है अलग होगा और स्टेट अलग होगा। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता कि मध्यकाल में राजा बहुत पावरफुल होता था, तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या कर दिया, किंगशिप को खत्म कर दिया, राजशाही व्यवस्था को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी वो क्या करेगी, राजशाही व्यवस्था को समाप्त। यहाँ पर आप कहोगे कि ब्रिटेन में फिर क्या है? ब्रिटेन में राजशाही व्यवस्था आज भी चली आ रही है, लेकिन वह राजशाही व्यवस्था के पास कोई अधिकार उनके पास नहीं है, उन्होंने अपनी परंपराओं को मेंटेन करके रखा है बस केवल। अब यहाँ भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन वहाँ नहीं होता है। जो चार्ल्स के लड़के होंगे वो वहाँ के सम्राट बनेंगे, लेकिन किसी प्रकार का उनको कोई राइट नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री वहाँ की पार्लियामेंट जो भी कानून पास करती है उस पर वो हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, करना ही करना उनको। तो वो उनको ये लगा कि ये हमारी हेरिटेज है, यानी हमारा नेशन का हिस्सा है, ठीक है। तो वो अपने को हेरिटेज मान करके वहाँ की किंगशिप को क्या किए हैं, वो मेंटेन किए, ठीक है ना। और तीसरी व्यवस्था क्या है, तीसरा है सामंतवादी व्यवस्था को भी उन लोगों ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, फ्यूडलिस्टिक सिस्टम, ठीक है ना। तो सामंती व्यवस्था को भी उन लोगों ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। यानी फ्यूडलिस्टिक सिस्टम को भी क्या किया उन लोगों ने, समाप्त कर दिया। फ्यूडलिस्टिक सिस्टम को भी उन्होंने कहा, राजशाही को खत्म किया, धर्म को खत्म किया, किंगशिप को खत्म किया, फ्यूडलिस्टिक सिस्टम को खत्म कर दिया, तीन व्यवस्था को। और अंतिम सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था वो बाइबल कॉन्स्टिट्यूशन, उनका जो बाइबल में लिखा है उसी के अनुसार वो लोग शासन करते थे। और बाइबल को डिफाइन करने के लिए उनके पादरी हुआ करते थे, पादरी और पोप उसको डिफाइन करता था, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होते थे। तो जो न्यायिक व्यवस्था भी थी उन्हीं की जिम्मे थी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी का अधिकार होते थे तो जो ईसाई धर्म में लिखा होता था उसी को अनुसार मानते थे। तो जो धार्मिक पुस्तक थी, यानी जो रिलीजियस बुक थी, जो रिलीजियस पुस्तक थी, जो रिलीजियस बुक थी, इसको इन लोगों ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया। रिलीजियस बुक को हटाकर उसकी जगह पर क्या कर दिया, संविधान की व्यवस्था किया, कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था की, व्यवस्था की। कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था की गई। तो जो भी स्टेट होगा, जो नेशन स्टेट होगा, इतने एलिमेंट उसमें नहीं होंगे, ठीक है। न तो उस स्टेट का कोई रिलीजन होगा उसमें। अब यूरोप का जो सेकुलर है, इंडिया का सेकुलर में धरती आसमान का अंतर है।
जो सेकुलर सिस्टम हमने कहाँ से लिया है, यूरोपीय कंट्रीज से लिया है, लेकिन उनके जो सिस्टम में और हमारे सिस्टम में धरती आसमान का अंतर है, दोनों में अंतर है। ठीक है, अब राजशाही किंगशिप व्यवस्था को भी खत्म कर दिया गया। जो भी नेशनल स्टेट होगा वहां पर कोई हेरिडेटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किसी के पास नहीं होगा। तीसरा है सामंती व्यवस्था को भी उन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। चौथा है रिलीजियस बुक, यानी जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं, किसी भी धार्मिक पुस्तकों को संविधान का आधार, तो धार्मिक किताब को हटा कर दिया, इसको हटा दिया गया, इसकी जगह पर क्या रख दिया गया, संविधान शब्द को इन लोगों ने लागू कर दिया गया। अंतिम है प्रभुसत्ता यानी सॉवरेंटी। सॉवरेंटी किसके पास चली गई, जनता के पास चली गई। पहले किसके पास थी, राजा के पास थी। ठीक है ना। पांचवा है जो सॉवरेंटी है यानी जो प्रभुसत्ता है वो किसके पास चली गई, जनता में निहित मानी गई कि जनता में यह निहित होती है, जनता में निहित होती है। एक बड़ा चेंज इन लोगों ने किया पूरी की पूरी व्यवस्था को। जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द कहाँ किस भाषा से निकला हुआ, पढ़े नहीं आप लोग, देखे नहीं क्या, ये इतने एलिमेंट बहुत और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा चीजों को लेकर के कि ये इस महत्वपूर्ण विशेषताएं नेशन स्टेट की क्या क्या चीज, इतनी स्टेट होती है। जो भी नेशन स्टेट होगा कोई उसका रिलीजन नहीं होगा, ठीक है ना, उसका धर्म से धर्म अलग होगा और उसका राजनीतिक व्यवस्था अलग। दूसरा होगा किंगशिप नहीं होगी। तीसरा होगा कि फ्यूडलिस्टिक सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि जो यूरोप के फ्यूडल सिस्टम हुआ करते थे, जो उसमें जो जमींदार और सामंत होते थे, वह क्वासी गवर्नमेंट का मतलब क्वासी का मतलब अर्धशासकीय, यानी उनको शासन और सत्ता वो खुद चलाते थे। पैरेलल, अल्टीमेट सत्ता राजा होता था लेकिन वो अभी आधी सत्ता उनके पास होती थी, तो वो पैरेलल गवर्नमेंट चलाते थे वो। तो यहाँ पर पैरेलल गवर्नमेंट को क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया। कोई ऐसी सिर्फ एक सेंट्रल पावर होगी, वह अपने पावर को क्या करेगी, प्रोरोगेट करेगी। जैसे भारत का इंडिया इज यूनियन, भारत एक यूनियन है, तो प्रभुसत्ता किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। वह अपने पावर को प्रोरोगेट करता है राज्यों के बीच में कि यह मैं पावर आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसको आप यूज करिए। लेकिन जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है, राज्य की सरकारों को हम लोग क्या करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है ना। कोई भी सरकार अगर संविधान के अनुसार अगर नहीं चल रही है तो उस राज्य को सस्पेंड करने का भी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। प्रभुसत्ता पहले राजा के में निहित होती थी, अब कहाँ निहित हो गई, जनता में। ये नेशन स्टेट की महत्वपूर्ण विशेषताएं, 5-6 विशेषताएं मैंने आपको बताया। आप लोगों का ध्यान जो है घड़ी की तरफ ज़्यादा है, पढ़ने की तरफ कम है। ठीक है, तो ये है नेशन स्टेट की महत्वपूर्ण विशेषताएं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो फिर कल मैं आगे आपको भी बता दूंगा चीज़ों को लेकर के। और कोई भी राष्ट्र का देश हो सकता है, कोई भी राष्ट्र का देश हो सकता है। देश जो शब्द यूज किया गया है भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में बहुत जगह हमारे साहित्य में यूज किया गया है। मैं कोई महत्वपूर्ण चीज बताना चाह रहा था लेकिन मैं मिस कर गया, जो आप लोग दूसरा क्वेश्चन पूछ लिए। ये है नेशन स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया कि जो नेशन स्टेट